रूस ने भीषण हमलों से यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। ड्रोन और जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार करने के बाद रूस ने लुहांस्क में जीत का ऐलान कर दिया है। उधर सुमी शहर को पुतिन के 50,000 सैनिकों ने घेर लिया है। पुतिन ने युद्ध में सबसे विनाशकारी हथियार कहे जाने वाले T-95 बमवर्षक को भेजने के सिग्नल दिए हैं। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है कि आग से खेलना बंद कर दो। सैनिकों ने घेरा सुमी, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पुतिन की जीत। हर गुजरता दिन यूक्रेन पर भारी है। हर अपडेट के साथ ज़ेलेंस्की का हौसला टूट रहा है। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन की धरती खौलता बारूदी ज्वालामुखी बनती जा रही है। जिस शहर में देखिए बारूदी आतिशबाजी दिख रही है। 1 जुलाई की सुबह यूक्रेन की न्यूक्लियर सिटी ज़ैपोरिज़िया एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक से दहल गई है। ज़ैपोरिज़िया में 4 राउंड में हमले हुए हैं। रूस का मकसद जल्द से जल्द निर्णायक बढ़त बनाना है। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का झंडा फहराना है। हालांकि युद्ध के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने अजीब बयान दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने ट्रंप के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना को लेकर जल्द मुलाकात का भी ऐलान किया है। У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно последовательно подготовить. А так, в целом, эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить. पुतिन ने ये तक कह दिया कि ट्रंप वास्तव में युद्ध रुकवाने को लेकर सीरियस हैं। जब पुतिन और ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, तो कौन है जिसने रूस यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक रखा है? जब दोनों सुपर पावर डील करना चाहते हैं, तो कौन इनके बीच में दरार पैदा कर रहा है? किसने पुतिन को फिर से एटम बम धमाके के लिए मजबूर कर दिया है? आखिर क्यों न्यूक्लियर युद्ध का माहौल बन गया है? पुतिन बोले ट्रंप साहसी हैं। पुतिन ने ट्रंप को कहा बहादुर लीडर। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कहा कि वो पीस मेकर हैं। पुतिन ट्रंप से युद्ध समझौते के लिए रेडी हैं। क्या ये पुतिन का माइंड गेम है? क्या ट्रंप पुतिन की चाल समझ गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ जमकर बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने पुतिन की फोन कॉल के बाद जो बयान दिया है वो बेहद हैरान करने वाला है। You know, we talk about Russia and we're working that one. President Putin called up and he said, I'd love to help you with Iran. I said, do me a favor. I'll handle Iran. Help me with Russia. We got to get that one settled. And I think something's going to happen there. But we did some great work. India. जाहिर है दोनों लीडर्स की सुई एक जगह पर अटकी हुई है। पुतिन ने अब तक ट्रंप के दिए सभी ऑफर ठुकरा दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रखी है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन दोनों लीडर जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। हालांकि वॉर जोन में पुतिन के सारे दावे सही बैठ रहे हैं। रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस को नतीजे भी मिलने लगे हैं।
रूस ने यूक्रेन के सूमे को जीतने के लिए 50,000 से ज्यादा रूसी सेना के स्पेशल जवान मोर्चे पर भेजे हैं। पुतिन की आर्मी सूमे से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, यानी अगले कुछ दिन में सूमे सबसे भीषण युद्ध का गवाह बन सकता है। 29 जून से कुर्स्क में भीषण लड़ाई शुरू हो गई है, जहां अब भी यूक्रेन का कुछ इलाके पर कब्जा है। लोहांस्क में रूसी सैनिकों ने बोरोवा, कुपियांस्क और लायमन की तरफ बढ़ना जारी रखा है। रूस ने लुहांस्क में जीत का दावा किया है। दावा अगर सही साबित हुआ तो लुहांस्क 3 साल से चल रहे युद्ध में पूरी तरह रूस के कब्जे वाला पहला इलाका होगा। वहीं डोनेस्क में रूसी सेना चासिव यार की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ज़ापोरिज़िया में रूस का आक्रामक सैन्य अभियान जोर पकड़ चुका है। खरसोन में यूक्रेन रूस के बीच जमीनी लड़ाई तेज हो गई है। रूस ने जंग में फाइटर जेट और ड्रोन से मिसाइलों की बेहिसाब मार शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का मिशन ऑन कर दिया है। रूस कुर्स्क से यूक्रेन को उखाड़ फेंकने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि रूस की रणनीति यूक्रेन की सेना को थकाकर युद्ध जीतने की है, जिसकी काट के तौर पर अब यूक्रेन ने अपनी खुफिया एजेंसी GUR की विशेष कमांडो यूनिट्स को युद्ध में भेजा है। GUR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल किरोलो बुदानोव के मुताबिक युद्ध में 104वीं एयरबोर्न डिवीजन, 40वीं नौसैनिक ब्रिगेड, 83वीं एयरबोर्न ब्रिगेड और 155वीं मरीन ब्रिगेड शामिल है। इस बीच जेलेंस्की ने भी अब आर पार की लड़ाई के सिग्नल दे दिए हैं। जेलेंस्की ने बारूदी सुरंग समझौते से यूक्रेन को अलग कर लिया है। जेलेंस्की ने एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 29 जून 2025 को इसका फैसला किया गया था। इसके बाद अब यूक्रेन एंटी पर्सनल लैंडमाइनों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण के प्रतिबंध से खुद को अलग कर लेगा। मतलब रूस की सेना को अब कदम कदम पर बारूदी सुरंग के धमाकों से निपटना होगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने कभी भी इस संधि को नहीं माना। रूसी सेना ने बारूदी सुरंग का जमकर इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ने भी संधि से अलग होना तय कर लिया है। Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивців – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності. जेलेंस्की जानते हैं कि वो अकेले रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। यूक्रेन को अपनी जमीन बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका से बार बार मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे यूरोपीय देश भी पुतिन के टारगेट पर हैं, खासकर जर्मनी, जिसने यूक्रेन को हथियारों की मदद में तेजी लाने का वादा किया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप पर हमले के लिए अपने सबसे विध्वंसक बम वर्षकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रेलर पुतिन 2 बार दिखा भी चुके हैं। यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पुतिन ने परमाणु बम वर्षक की आसमानी परेड युद्ध के शुरुआती दिनों में दिखाई थी। ये है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके बताया था कि उसके इस बहुत ही खतरनाक विमान का असली मकसद क्या है। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इस 1 मिनट के वीडियो में विमान के अंदर का हिस्सा बहुत ही सीक्रेट तरीके से फिल्माया गया है। कॉकपिट को ऐसे रिकॉर्ड किया गया है ताकि इस विमान की उड़ान वाली डिटेल दुश्मन की समझ में बिल्कुल ना आए। क्या इस परमाणु बम वर्षक विमान में एटम बम रखा गया है? अगर इस विमान में एटम बम है तो उसका टारगेट कौन है? क्या पुतिन ने इसे इसलिए एयरबोर्न किया है क्योंकि वो परमाणु हमले की गारंटी चाहते हैं?
या फिर ये जवाबी एटमी हमले वाली ताकत का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजी में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। Tu-95 जब आसमान में होता है तो उसकी हिफाजत के लिए साथ में होते हैं सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट। ये दोनों जेट इस विमान को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि दुश्मन के विमान रूस के इस बमवर्षक से दूर रहे। आप इसे पुतिन के आसमानी बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, जो किसी भी हालात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी एयर टू एयर मिसाइल साफ देखी जा सकती है, यानी ये दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी रूस के सीक्रेट एयरबेस से शुरू हुई इस खतरनाक उड़ान का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जहाज जहां से गुजरेगा उसकी कुछ जानकारी मिल गई है। ये जहाज 13 घंटे के एक मिशन पर है और ये बेरिंग सागर से होकर गुजर रहा है, यानी अमेरिका के अलास्का को छूते हुए ये विमान प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ा। ये सीधा सीधा अमेरिका और जापान को चैलेंज था और पुतिन ने ये मिशन बहुत सोच समझकर तैयार किया था। 13 घंटे की उड़ान पर अमेरिका और जापान की नजर बनी रही, वो भी इस विमान को लगातार ट्रैक करते रहे। आप इसे पुतिन का न्यूक्लियर चैलेंज कह सकते हैं, जिससे पूर्वी बॉर्डर पर अमेरिका और जापान के लिए रोंगटे खड़े होना लाजमी है। इसके बाद बारी आई रिफ्यूलिंग की, क्योंकि टेक ऑफ के बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए विमान को और ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। इसलिए टंकी को टॉप अप करने के लिए आगे पहुंचता है रूस का टैंक विमान IL-78 और फिर उसमें से निकला पाइप Tu-95 के रिफ्यूलिंग पॉट से जुड़ जाता है और शुरू हो जाती है आसमान में ही रिफ्यूलिंग। ये दोनों विमानों के लिए बहुत ही खतरनाक पल होते हैं। कॉकपिट का वीडियो पूरी तरह ब्लर कर दिया गया है ताकि इसके फ्लाइट पाथ यानी हवाई रूट के अलावा इस विमान टारगेट के बारे में दुश्मन को कोई जानकारी न मिले। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, यानी पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश, फिर यूरोप में रूस के दुश्मनों को पुतिन से टकराना पड़ सकता है। जाहिर है रूस को जितना दूर युद्ध लड़ना पड़ेगा वो उतने ही विनाशकारी हथियारों को युद्ध में उतारेगा। इसके लिए सबसे कारगर हथियार Tu-95 जैसा लड़ाका है। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती है जिसकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। वैसे 50 बॉम्बर्स का बेड़ा किसी भी देश को एक झटके में एटमी धमाके से राख कर सकता है। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी गोदाम है, सबसे विनाशकारी मिसाइलें हैं। ये भी साफ है कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जितनी देर तक उलझाया जाएगा, उनके दुश्मनों को उतना ही हर्जाना भरना पड़ सकता है। पुतिन गिन गिन कर बदला लेंगे, जरूर लेंगे, इसकी गारंटी वो खुद ले चुके हैं। 7 जुलाई से ईरान इजरायल युद्ध फिर से भड़क सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप 7 जुलाई को नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में टॉप सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं। दोनों लीडर ईरान पर फाइनल एक्शन का प्लान बना चुके हैं। माना जा रहा है कि अब की बार सुपर पावर ईरान की त्रिशक्ति पर प्रहार करेगा, जिसमें मिसाइल पावर, न्यूक्लियर प्लांट और समंदर में ईरान को दहलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ईरान में नई तबाही का अलार्म सुनाई देने लगा है।
7 जुलाई को खामनेई के अंत की नई पटकथा लिखी जाएगी। व्हाइट हाउस में ईरान की बर्बादी का नक्शा फिक्स हो चुका है। सात जुलाई, वो दिन जिसे बेंयामिन नेतन्याहू अस्तित्व की निर्णायक घड़ी कह रहे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने होंगे, लेकिन मकसद कूटनीति नहीं, फाइनल एक्शन है। इजराइल की वॉर मशीनें एक्टिव मोड में है। एयरफोर्स से लेकर साइबर यूनिट तक सबका मिशन एक, ईरान में तबाही का वो नक्शा तैयार करना कि फिर खामनेई को खड़े होने का कोई मौका ना मिले। और ये तैयारी इजराइल किस लिए कर रहा है, इसे इजराइल के पीएम नेतन्याहू के ताजा बयानों से समझा जा सकता है। יוצר לנו איום לא פחות חזק ואפילו יותר גדול ממה שהאיום הפן הערבי בשיאו איים עלינו. ועדיין מאיים עלינו. अमेरिका से सिर्फ हरी झंडी की देरी है। ट्रंप के गो बोलते ही ऑपरेशन शुरू होगा। सीक्रेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली कमांडोज को पोजीशनिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। एयर स्ट्राइक की टाइमिंग तय है। वॉर रूम में सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्रंप सिग्नल देंगे? और संकेत साफ है, जवाब है हाँ। עם ארצות הברית. ואני אמרתי לכם שאנחנו נעשה הכל כדי לרתום אותה, אבל זה לא תנאי. ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर है, जो अब इजराइल के टारगेटिंग के केंद्र में है। हिजबुल्ला, शिया मिलिशिया, हूती विद्रोही, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को मिसाइलों से भरने की रणनीति अब खतरे में है। इजराइल ने पहले ही ईरान के रॉकेट लॉन्च बेस, बैलिस्टिक यूनिट्स और ड्रोन फैक्ट्रियों की सूची तैयार कर ली है। ऑपरेशन का पहला फेज डीप स्ट्राइक कहलाएगा, जहां 72 घंटों में दर्जनों लोकेशन ध्वस्त की जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में जिस सीक्रेट प्लान को तैयार किया जाएगा, उसका हमला पहले से तेज होगा, सटीक होगा और आखिरी होगा। यानी ईरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला प्लान। और ये खतरनाक प्लान इजराइल बना रहा है, क्योंकि उसे ईरान की साजिशों का अंदाजा हो चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने इजराइल के विध्वंस के लिए 3 रास्ते बना लिए। पहला रास्ता है घेरेबंदी की रणनीति, धुरी के जरिए इजराइल को खत्म करने की योजना। दूसरा रास्ता है मिसाइल जखीरे के जरिए इजराइल को तबाह करना। और तीसरा है परमाणु हथियारों के जरिए इजराइल की बर्बादी। यानी इजराइल संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। और अब इसी खतरे का अंत करने के लिए 7 जुलाई को व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। הם בנו בעצם 3 מסלולי השמדה. אחד, טבעת החנק. תוכנית להשמדת ישראל באמצעות הציר. השני, תוכנית להשמדת ישראל באיום טילאי. והשלישי, תוכנית להשמדת ישראל באיום גרעיני. זה רזון דטר של המשטר. זה לא הסיבה היחידה שהם רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו לא המטרה העיקרית שלהם. אבל כדי לממש את המטרות העיקריות, הם חייבים לסלק אותנו. אי אפשר לכבוש את המזרח התיכון בלי להשמיד את ישראל. ואם אין ישראל, המזרח התיכון קורס מיד. इजराइल ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहा है कि पश्चिम एशिया के वजूद की कल्पना इजराइल के बगैर संभव नहीं है। यही वजह है कि खामनेई के किले को ढहाने के लिए इजराइल ने ईरान की त्रिशक्ति को सीधा टारगेट करने का प्लान बनाया है।
सीक्रेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है, जिसमें इजराइल के निशाने पर एक बार फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल तकनीक और समुद्री शक्ति होने वाली है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से ईरान लगातार अपनी हेकड़ी दुनिया को दिखाता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो गलियारा जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। ईरान ने यहां नौसेना, मिसाइल बोट्स और माइनिंग सिस्टम तैनात कर रखा है। इजराइल ने इसे त्रिशक्ति का तीसरा सिर कहा है और अब इसी सिर को काटा जाएगा। अमेरिका के 5th फ्लीट और इजरायली नेवी दोनों तैयारी में है, यानी ईरान की समंदर में दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खबर है कि इस बार इजराइल ने जिन टारगेट्स को लॉक किया है उनमें नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह, मिसाइल लॉन्चर जहाज और ईरानी सबमरीन रूट शामिल है। और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की टॉर्पीडो यूनिट्स और अंडर वाटर ड्रोन फ्लीट रेड अलर्ट पर है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन का कोड नाम भी तय हो चुका है, यानी ईरान की समुद्री पकड़ को हमेशा के लिए अलग कर देना ही अब इजराइल का मकसद है। क्योंकि इजराइल दावा करता रहा है कि पश्चिम एशिया अब ईरानी ब्लॉक से आजादी चाहता है और इस आजादी की शुरुआत होगी समंदर के रास्ते। इजराइल अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि ईरान के लिए नए हमले की प्लानिंग के लिए तैयारियां भी बड़ी हो रही हैं। זה לא היה מתאפשר, ולא הפעולה העצימה והמעולה שתירשם בדפי עמנו, ולדעתי יירשם בתולדות העולם, בוודאי בתולדות הצבאות, שלדעתי כולם יבואו ללמוד. יש לזה גם השלכות גדולות לכלכלה שלנו, אנחנו כבר מרגישים את זה. बेनियामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे की अहमियत कितनी है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि उनके करीबी सलाहकार और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर अपनी टीम के साथ पहले ही वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। रॉन डर्मर नेतन्याहू के अमेरिका आने से पहले तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की कवायद में लगे हैं, जिसके लिए वो लगातार व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। Well, I know that Mr. Dermer is in Washington this week to meet with senior officials here at the White House. I also know that this administration is in constant communication with Israeli leadership, and the president himself speaks frequently, as you know, to Prime Minister Netanyahu. But this has been a priority for the president since he took office, to end this brutal war in Gaza. It is because of this president that humanitarian aid is being brought into the region. It's heartbreaking to see the images that have come out from both Israel and Gaza throughout this war, and the president wants to see it end. He wants to save lives, and however, the main priority for the president also remains to bring all of the hostages home out of Gaza. As you know, his tireless effort has brought home many of the hostages, including all of the American hostages who were held there. So he wants to see both things happen, and we're continuing to work very hard to do those things. 7 जुलाई को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर प्रहार के बाद 4000 किलोग्राम यूरेनियम का कोई अता पता नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले ही न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद संवेदनशील सामग्री को अंडरग्राउंड कर दिया था। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब और ज्यादा गुपचुप तरीके से अपने न्यूक्लियर अभियान को आगे बढ़ा सकता है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर भी ये लगातार कहते आए हैं कि दुनिया के दबाव में ईरान किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। من تأکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نخواهد. यही नहीं, ईरान ये भी दावा कर रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए, उन हमलों में इस्फहान, नतांज और फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट को मामूली नुकसान हुआ है।
जबकि अमेरिका और इजराइल यही दावा करते रहे हैं कि उन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई वर्ष पीछे कर दिया है। लेकिन अगर ईरान के दावों में दम है तो आखिर ईरान IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट करने से क्यों रोक रहा है? क्या ईरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दुनिया से कुछ छिपाना चाहता है? چگونه میتونید انتظار داشته باشید در شرایطی که دوشنبه گذشته یعنی 5-6 روز قبل تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض قرار گرفته ما بتوانیم ایمنی و امنیت بازرسان آژانس رو تأمین بکنیم؟ ईरान ये कह रहा है कि सुरक्षा कारणों से IAEA को न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ कि न्यूक्लियर साइट्स पर रेडिएशन लीक का खतरा है। इसके उलट दूसरी बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर साइट्स के मौजूदा हालात की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है और इसी सच को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए 7 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं। צפוי לצאת בשבוע הבא לפגישות בארצות הברית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עם סגן הנשיא ונס, עם מזכיר המדינה והיועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו, עם שר ההגנה פיט הקסט, עם נציג הנשיא למזרח התיכון סטיב ויטקוף, עם שר המסחר. יש לנו כמה דברים, כן, לוטניק, אבל יש לנו כמה דברים לסגור לפני כן כדי להגיע להסכם הסחר בנוסף לדברים אחרים, פגישות עם ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן. लेकिन एक तरफ इजराइल ईरान के लिए तबाही का नया प्लान तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ खामनेई ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इजराइल हो या अमेरिका, ईरान ना तो किसी के आगे झुका है और ना ही झुकेगा। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। अयातुल्ला खामनेई ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ईरान एक महान और शक्तिशाली देश है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की विरासत अमेरिका जैसे देशों से सैकड़ों गुना बड़ी है। ये सोचना कि ईरान किसी देश के सामने आत्मसमर्पण करेगा एक हास्यास्पद बात है जिस पर समझदार लोग सिर्फ हंस सकते हैं। 7 जुलाई तारीख तय है, जगह तय है और अब मंजिल भी तय है, ईरान की तबाही। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं होगी, वो पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला पल होगा। इजराइल ने ऑपरेशन का नाम फाइनल कर दिया है, मिसाइल पावर, न्यूक्लियर ताकत और समुद्री दबदबे। ईरान की त्रिशक्ति को एक एक कर ध्वस्त करने की योजना टेबल पर है। IAEA से झूठ, खामनेई की सोशल मीडिया पर धमकी और 400 किलो यूरेनियम का गायब होना सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भीतर ही भीतर सब कुछ सुलग रहा है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका में इजराइल उस आखिरी चैप्टर को लिखने वाला है जिसमें खामनेई के अंत का फरमान लिखा होने वाला होगा।